and I'm here once again with one other video that we have discussed about this video we have discussed in the last video. पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, राइट। फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक जो कि ना सिर्फ क्लास 11th क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपकी हायर स्टडीज के लिए भी, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और बाकी बहुत सारी जगहों पर जहां पर फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारी जगहों पर ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा, राइट। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू मीन बाय फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और अ फ्रेज, इट कुड बी अ वर्ड और अ फ्रेज। ये एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, फ्रेजल फॉर्म में भी यूज होता है और एक वर्ड के फॉर्म में भी यूज होता है, एंड विच हैज अ डिफरेंट मीनिंग देन इट्स लिटरल यूज। जिस तरह से इसको सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है इन वर्ड्स को, उसकी एक सेपरेट मीनिंग ये देता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बात करेंगे, बिकॉज फिगर ऑफ स्पीच हैज मेनी काइंड्स, बहुत सारे काइंड्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स हमें सारा कुछ डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को डिस्कस करना है जो हमारे यूज की हैं, जो हमारे काम आने वाले हैं, राइट। कुछ स्पेसिफिक फिगर ऑफ स्पीच और उनका जो ऑर्डर इस तरह से डिसाइड किया है दैट आपको कंपैरेटिवली स्टडी करने में मजा आए, राइट। इस तरह से उसको डिजाइन किया है इस लेक्चर को, मींस ऑर्डर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, बिकॉज मैनी फिगर ऑफ स्पीचेस आर देयर और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। आप किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को पहले या बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सिमोरॉन एंड मेनी मोर, ऐसे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच, इवन आयरनी को भी आप पहले या बाद में पढ़ सकते हैं एज पर योर यूज, एज पर योर कन्वीनियंट, अपनी सुविधा के हिसाब से। बट यहां पर इस तरह से ऑर्डर इसको लगाया हुआ है सो दैट आपको कंपैरेटिवली मींस कंपैरिजन के बेसिस पे समझाने की कोशिश करूंगा और आपको डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिमिली से। पहला फिगर ऑफ स्पीच जो आता है यहां पर दैट इज सिमिली, एंड सिमिली इज नथिंग but comparison between two unlike things. Two unlike things. When we are declaring that, when we are comparing that these two things are similar to each other, right? Okay. इसके साथ साथ पैरेलली आपको बेटर समझ में आएगा अगर हम मेटाफर साथ में लें। बट उसके पहले एक नोट है, while comparing we need to use comparative words. Words are like or as, मतलब लाइक और एज जैसे वर्ड्स को यूज करके अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन डायरेक्टली भी हो सकता है और कंपैरिजन यूजिंग सच वर्ड्स, इन वर्ड्स को यूज करके भी कंपैरिजन हो सकता है। तो जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं लाइक और एज जैसे वर्ड्स को यूज करके और हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, एंड दीज टू थिंग्स आर अनलाइक। अनलाइक मीन्स डिफरेंट, different by nature, different by property, different by shape, color, design and many more things. Okay, it doesn't matter कि कौन सी चीजों के बेसिस पर ये अनलाइक हैं, but they are unlike और हम उन्हें एक जैसा बता रहे हैं, हम उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और हम इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं लाइक और एज। ये लाइक और एज वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं, इनको यूज करके अगर हम कंपेयर कर रहे हैं देन सिमिली इज देयर, तो वहां पर सिमिली होगा। सिमिलरली अगर हम मेटाफर की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेटाफर, मेटाफर इज नथिंग। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको समझना हो, आपको मेमोराइज करना हो, यू कैन से मेटाफर इज कजन ऑफ सिमिली। मेटाफर और सिमिली भाई भाई, राइट, फर्स्ट कजन है। मेटाफर इज सिमिलर टू सिमिली। सिमिली वर्ड को याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप सिमिली वर्ड से एक वर्ड आया है सिमिलर, राइट। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को किसी से सिमिलर प्रूव करते हैं, राइट। तो सिमिली से जो वर्ड आया सिमिलर, इससे आप मेमोराइज कर लेंगे सिमिली को, और सिमिली ही जैसा होता है हमारा मेटाफर, राइट। मेटाफर, बट एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली? मेटाफर इज ऑल्सो यूज्ड टू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स। मेटाफर भी दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, राइट, बट विदाउट यूजिंग, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, दैट विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव वर्ड्स लाइक और एज। लाइक और एज जैसे वर्ड्स को यूज किए बिना, इफ वी आर नॉट यूजिंग सच वर्ड्स, अगर आप लाइक और एज जैसे वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हो, देन एंड स्टिल यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स,
अगर आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो लेकिन लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो, देन देयर विल बी मेटाफर, वहां पर मेटाफर होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं, सिमिली एंड मेटाफर बोथ आर सेम। दोनों का काम होता है दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को कंपेयर करना। ओके, दो चीजों को कंपेयर करना, बट इन सिमिली वी नीड टू यूज लाइक और एज। दिस इज कंपल्सरी कि अगर हम लाइक और एज वर्ड यूज कर रहे हैं देन सिमिली विल बी देयर, और अगर हम लाइक और एज यूज नहीं कर रहे हैं देन मेटाफर होगा वहां पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, इसको सिमिलर, इसमें एक वर्ड आया है पर्सन, राइट। पर्सोनिफिकेशन को समझने के लिए एक सिंगल वर्ड है पर्सन। पर्सन मीन्स ह्यूमन, राइट। जब हम किसी नॉन लिविंग बीइंग के अंदर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग के अंदर अगर हम ह्यूमन ट्रेट्स दिखा रहे हैं, अगर हम ऐसा दिखा रहे हैं, हम उन फ्रेज की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी फ्रेज, विद द हेल्प ऑफ दैट वर्ड, इफ वी आर एक्सप्रेसिंग दैट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज हैविंग ह्यूमन ट्रेट, राइट, ह्यूमन ट्रेट, उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ह्यूमन ट्रेट है। कुछ ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग दैट दोज क्लाउड्स आर माई मैसेंजर, ओके, उन क्लाउड्स को मैं अपना मैसेंजर बता रहा हूं, तो क्लाउड्स आर नॉट हैविंग दैट trait, that quality, but if we are expressing so, then there would be personification. Like class 12 poetry, first poetry, My Mother at 66, there is a word trees sprinting. Trees sprinting, right? So trees are sprinting, but trees cannot. Trees sprint नहीं कर सकते हैं, but हमने वहां पर word use किया. That table is moving. Table move नहीं कर सकता, but if we are saying so, then there would be personification when it shows human trait in non-living beings, non-living object। किसी non-living being में, non-living object के अंदर जब human traits हम express करते हैं, show करते हैं, then there would be personification, right? Okay, so fourth is oxymoron. Oxymoron when two contradictory terms are combined together to give one meaning। जब दो contradictory terms, ऐसे words, दो words जो contradict हैं, एक दूसरे के opposite sense दे रहे हैं बट साथ में आ रहे हैं, coming together, right? जैसे for example क्लास 11th में एक पोएट्री है, that very first poetry, that is a photograph। उस फोटोग्राफ पोएट्री के अंदर एक टर्म यूज हुआ है लेबर्ड ईज, राइट, लेबर्ड ईज, और लेबर्ड और ईज दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं, लेकिन दे आर कमिंग टुगेदर टू गिव वन मीनिंग। वहां पर एक कंबाइंड सेंस के लिए वहां पर यूज हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी विल से कि वहां पर ऑक्सीमोरॉन यूज हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेपिटिशन एज इट्स नेम, जैसा कि इसका नाम है रेपिटिशन। Repetition means the repetition of a particular word in a sentence. Do remember, in a sentence, ये underline करेंगे, in a sentence, that should be inside one sentence। एक ही statement के अंदर, एक ही sentence के अंदर वो word repeat होना चाहिए। And not only this, but one more thing you need to keep in your mind, दिमाग में एक और चीज ध्यान से रखेंगे कि every time that word should contain the same meaning। उस वर्ड की मीनिंग हर बार सेम होनी चाहिए। इसके लिए कॉमन एग्जांपल इज क्लास 12 फर्स्ट पोएट्री माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 वेयर देयर इज अ लास्ट लाइन ऑफ दैट पोएट्री इज ऑल आई कैन डू इज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, 3 times smile is repeated, like thank you so much, then means so is repeated, and every time so means बहुत सारा, and स्माइल मीन्स द सेम मीनिंग, एंड एवरी टाइम, हर बार जो स्माइल वर्ड रिपीट हुआ है या सो वर्ड यूज हुआ है, या जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं, हर बार उसका सेंस, उसकी मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, एंड दैट इज रिपीटेड इन द वेरी सेम सेंटेंस। उसी सेंटेंस के अंदर वो रिपीट हुआ है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, दैट शुड बी इन अ सेंटेंस एंड एवरी टाइम दैट वर्ड शुड कंटेन द सेम मीनिंग। So with this, that oxymoron repetition, that 5 figure of speech has been completed, and let's move towards the 6th one. Okay, so next, now let's continue with the 6th one, alliteration. The next one is alliteration. Alliteration is when
two or more neighboring words have the same first consonant sound. Okay, अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से समझते हैं. ठीक है, टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स. पहले इस वर्ड पर फोकस करेंगे, नेबरिंग. राइट, नेबरिंग, it should not be, it is not compulsory that they should in the consecutive form, एक के बाद एक पैरेलल, एक के पीछे एक नहीं होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है. ठीक है, एक के पीछे एक भी हो सकते हैं. और नेबरिंग मींस क्लोजली पैक्ड, ज्यादा बेटर होगा समझने के लिए, दैट क्लोजली पैक्ड. इफ दोज वर्ड्स आर क्लोजली पैक्ड, वो एक या दो वर्ड्स के गैप पर भी हो सकते हैं, बैक टू बैक भी हो सकते हैं. राइट, सो नेबरिंग वर्ड्स have the same first consonant sound if they are starting with the same consonant sound. Right, if all those 2-3 words are starting with S and S, if they are starting with A and A, like that. Okay, तो वहां पर एलिट्रेशन होगा. दो चीजें क्लियर करेंगे. पहला, नेबरिंग वर्ड ये कंपलसरी नहीं है दैट दे शुड बी इन द कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म. एक के पीछे एक लगे हो, ये कंपलसरी नहीं है. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. राइट, बट दे शुड बी क्लोजली पैक्ड. क्लोजली पैक्ड होनी चाहिए. दूसरा, दे शुड स्टार्ट विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड. तो यहां पर कॉन्सोनेंट को अंडरलाइन करेंगे, दैट कॉन्सोनेंट. ओके, कॉन्सोनेंट शुड बी नॉट वोवेल. ओके, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए. एंड स्पेशली साउंड मीन्स द कॉन्सोनेंट लेटर should be at the first. Okay, so this is alliteration. First हो गया alliteration. Then आता है hyperbole. Hyperbole, hyperbole में वर्ड आ रहा है हाइपर. यहां से आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी. That hyperbole means extreme exaggeration to make a point or to show emphasis. When we are showing something to the extreme level, means beyond the level which cannot be digest, जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो सकता. चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बताना, चीजों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बताना. ओके, जरूरत से ज्यादा बताना. ओके, मीन्स क्राउड को इतना बड़ा बताना कि वो पूरा का पूरा अर्थ को कवर कर ले. वाटर को मीन्स इस तरह से बताना कि उस वॉर के अंदर खून की नदियां बह गई एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल. व्हेन वी आर extreme, when there is an extreme exaggeration to make a point or to show emphasis. Right, next is imagery. Imagery word आता है image. Right, image यानी कि imagination. You can express with this that when words have their symbolic meaning, when they are not having their actual meaning, when they are expressing their symbolic meaning, जब वहां पर symbolic meaning बता रहे हैं किसी वर्ड की या किसी फ्रेज की, देन देयर वुड बी इमेजरी. ओके, नेक्स्ट इज रेफ्रेन. रेफ्रेन, इट इज वेरी कॉमन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन मैनी पोएट्रीज, बट स्पेशली दिस फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन नर्सरी राइम्स एंड समवेयर इन द जूनियर क्लासेस. जूनियर क्लासेस में इनका यूज सबसे ज्यादा बार हुआ है. या जूनियर क्लासेस में जो पोएट्रीज हमारे सिलेबस में होती है उनमें ये ज्यादा दिखाई देती है, इजिली दिखाई देती है. दैट रेफ्रेन मीन्स रेपिटेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्टैंजा. लाइन, ओके, फुल लाइन. दैट लाइन शुड बी रिपीटेड. वो पूरी की पूरी लाइन रिपीट होगी एंड दैट वेरी स्टैंजा, इन दैट स्टैंजा. ओके, उसी स्टैंजा के अंदर वो लाइन बार बार रिपीट हो रही है, देयर वुड बी रेफ्रेन. ओके, इस लेक्चर के अंदर जो हमने डिसाइड किया हुआ है, जितने भी फिगर ऑफ स्पीच, उसका लास्ट फिगर ऑफ स्पीच हमने बचा के रखा हुआ था आयरनी को. आयरनी को सबसे लास्ट में रखा हुआ है क्योंकि इसको आराम से हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ में हम यहां पर फिनिश करेंगे चीजों को. आयरनी, आयरनी ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमन यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच, वेल नोन फिगर ऑफ स्पीच, सबसे ज्यादा जानी जाने वाली, सबसे ज्यादा समझ में आने वाली और सबसे ज्यादा यूज होने वाली फिगर ऑफ स्पीच है. That where the literal meaning is completely opposite to what is conveyed by the author or the poet. जो उसकी एक्चुअल मीनिंग है, किसी भी चीज की जो एक्चुअल मीनिंग है, वो एक्चुअल मीनिंग बिल्कुल अपोजिट सेंस दे रही है. वट एवर कन्वेड बाय द ऑथर और द पोएट. ऑथर या फिर पोएट जिस भी सेंस में जिस भी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका एक्चुअल सेंस कुछ और है और वहां पर
मीनिंग कुछ और आ रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन इज फॉर लाइफ, राइट? मेडिसिन गिव्स अस लाइफ, मेडिसिन हमें लाइफ देती है, बट अगर वो डेथ का रीजन बन जाए, दैट इज गिविंग द अपोजिट मीनिंग, बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, अपोजिट सेंस जा रहा है. एंड दैट इज व्हाई देयर वुड बी irony, means irony of that situation or the word, okay? And that is why irony has 3 kinds. irony के 3 kinds होते हैं. एक चीज बता दूं, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जनरली सिर्फ irony बताई जाती है, irony के kinds नहीं. But here I will tell you that 3 different kinds of irony. Irony has 3 kinds. और हम तीनों kinds को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Let me tell you that 3 kinds of irony. First is verbal, right? Second is situational, and third is dramatic, right? Okay. और हर जगह पर हर बार आयरनी का सेंस, कॉमन सेंस, एक रफ आइडिया जो हमारा आयरनी का है वो सेम रहेगा. When the message is totally opposite, when the meaning is totally opposite conveyed by the author and the poet. पोएट और ऑथर जो चीजें बता रहे हैं वो वर्बल हो, सिचुएशनल हो या फिर ड्रामेटिक हो. ओके, देखते हैं कैसे. वर्बल, जब कोई वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है और वो वर्ड क्या कर रहा है, अपने एक्चुअल सेंस के अपोजिट मीनिंग दे रहा है, देन देयर वुड बी वर्बल आयरनी. सेकंड इज सिचुएशनल, व्हेन सिचुएशन इज गिविंग द अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिजल्ट. फॉर एग्जांपल, यू आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ योर फ्रेंड, यू हैव प्लान, आपने प्लान किया एक पर्टिकुलर डेट पर अपने फ्रेंड का बर्थडे, बट यू मिस द मंथ, आपने एक मंथ पहले उसका सेलिब्रेट करने का प्लान किया. हिज बर्थडे इज इन मे एंड आपने प्लान कर लिया अप्रैल में, और अप्रैल की एक पर्टिकुलर डेट 13th ऑफ अप्रैल, सपोज 13th अप्रैल को आपने प्लान किया और बर्थडे है 13th मई को. आपने उस बर्थडे को प्लान किया सरप्राइज देने के लिए, देन डेफिनेटली हमारा फ्रेंड क्या होगा, बहुत खुश होगा. आपने बर्थडे पार्टी में उसको सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया, और आयरनी ऑफ दैट सिचुएशन इज, उस सिचुएशन की आयरनी ये होगी, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी ही विल बिकम एंग्री. वो खुश होने के बजाय नाराज हो गया आपसे. क्यों? क्योंकि आपने जो प्लान किया था, एक्सपेक्टेड जो रिएक्शन था वो ये था कि डेफिनेटली आई विल गिव द पार्टी, मैं पार्टी दूंगा अपने फ्रेंड को और वो बहुत खुश होगा. लेकिन अपोजिट क्या हुआ, उसका आयरनी ऑफ दैट सिचुएशन इज कि वो खुश होने के बजाय नाराज हो गया, क्योंकि मुझे उसका बर्थडे का मंथ नहीं याद था, एग्जैक्टली स्पेसिफिक प्लेस पर मैंने, स्पेसिफिक टाइम पर मैंने उसको विश नहीं किया. एंड थर्ड वन इज ड्रामेटिक. जब ड्रामा के अंदर कोई एक सीन चल रहा है एंड वी यूज टू गेस द नेक्स्ट सीन, हम अगले सीन को गेस करते हैं. ड्रामेटिक आयरनी इज कि कोई एक सीन हुआ, कोई एक सीक्वेंस हुआ, उस सीक्वेंस में जो एक पर्टिकुलर सीन्स को हमने देखा, उस सीन के बाद हम गेस करते हैं कि आगे क्या होगा. बट ऐसा ना होकर के जो एक्सपेक्टेड ड्रामेटिक सिनेरियो है वो ना होकर के बिल्कुल अपोजिट आता है. बिल्कुल उसके अपोजिट अगर रिएक्शन आता है, देन देयर वुड बी ड्रामेटिक आयरनी. ओके, सो दीज आर द 3 बेसिक पार्ट्स, मींस काइंड्स ऑफ आयरनी: verbal, situational and dramatic. So with this I'm finishing up this lecture. Okay, hope you like it, whatever you feel like. Okay, if you like it, of course share, comment, अपने comments comment box में लिखेंगे. And if you are having any doubt, any question, any query related to these figure of speech, or you want something else, some other figure of speech other than these figure of speeches, then you can also add to the comment box, write to the comment box. We will provide you in the form of notes. Definitely we will provide you in the form of notes, other figure of speeches. Okay, so thank you very much. Thanks for watching.